क्या? सर आज आप क्या खा कर आए हैं? क्यों, क्या हुआ? पता नहीं सर, एनर्जेटिक लग रहे हैं बहुत। सर आपने कंफर्म जन्नती वाले मौलवी साहब को सुन लिया? अबे नहीं सुना बे। अच्छा देखो सर, तो यहाँ पर ऐसा था। सर आपने आज कोई जड़ी बूटी खाई है, मैं बता सकता हूँ। नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। अच्छा देखो, अगर आपने लाइन भी नहीं के, खाई सर। अबे चुप करना, अभी भूल जाऊंगा। लाइन के नीचे वाला हिस्सा अगर शेडेड है तो इनइक्वालिटी इस तरह लिखी जाती है बेटा, देखो। y इज इक्वल्स टू, उप्स सॉरी, अगर इक्वेशन ऐसे लिखी हुई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो आप ऐसे लिखोगे y इज लेस देन एम एक्स प्लस सी। ठीक है, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन सी, अच्छा सॉरी, प्लस सी लेस देन जीरो। अच्छा मैं इसको लेस देन इक्वल टू लिख रहा हूँ, अभी इसकी वजह बता दूंगा। अगर लाइन के नीचे वाला ऐसा शेडेड होगा तो ऐसे लिखेंगे यहाँ। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से लेट सपोज वी हैव अ लाइन, हमारे पास लाइन है, और इसी तरीके से इसके ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है। ठीक है, तो अब अगर ऊपर वाला हिस्सा शेडेड है तो मैं ऐसे लिखूंगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ओहो, बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। अच्छा ये वाली कंडीशंस समझ में आई होप आ गई होंगी आपको। ठीक है, लेट सपोज तुम्हारे पास लाइन ऐसी दी हुई है। देखो बेटा, ऐसी जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन एक ही होती है, y इक्वल टू समथिंग, ये इक्वेशन होती है उसकी। ठीक है, इसमें भी आपको पता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा है। ऊपर वाले हिस्से के लिए आप लगाते हो क्या? अगर ऊपर वाले हिस्से की बात करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर आप नीचे वाले हिस्से की बात करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा लेस देन इक्वल टू। सही है। और इसी तरीके से अगर लाइन ऐसी हो तो इस वक्त आपको आगे वाले हिस्से के लिए, यानी कि इधर वाले हिस्से के लिए, फॉरवर्ड वाले हिस्से के लिए आप लगाओगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और जो बैकवर्ड पे हिस्सा है इस तरफ आए के लिए वो आप लगाओगे लेस देन और इक्वल टू। सही है, तो ये दो काम आपने करने हैं। अच्छा अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू का मंजन क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, वो कैसे और कब कब इसका एक चार्ट बनेगा। ठीक है, वो चार्ट कैसे बनेगा देखो इधर। लेट सपोज मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं शेडेड पोर्शन की बात कर रहा हूँ, जो शेड हिस्सा है, कभी कभी अनशेडेड की बात भी करता है वो। ठीक है, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ किसकी, शेडेड पोर्शन की। शेडेड पोर्शन में दो कैटेगरीज हो सकती हैं। अपवर्ड और फॉरवर्ड, दोनों का मकसद एक जैसा है। ठीक है, डाउनवर्ड और बैकवर्ड, दोनों का मकसद एक जैसा है। ठीक है। अच्छा, अपवर्ड और फॉरवर्ड के लिए आप क्या यूज़ करोगे? अच्छा अब लाइंस का भी फ़र्क है ना, ये लाइंस किस तरीके से होंगी, देखो लाइंस को समझना बड़ा ज़रूरी होगा तुम लोगों को ना। अभी तुम लोगों को मैंने दो चीज़ें बताई थी, तो दो चीज़ों पे किसी ने कोई सवाल नहीं किया। माशाल्लाह सारे जीनियस है, इसलिए मैंने कहा कोई सवाल ही नहीं होगा इनके पास जब इन्होंने नहीं किया, वरना तो बच्चे पूछ लेते।
बेटा जो चार्ट मैं अभी बोर्ड यहाँ बना रहा हूँ ना स्क्रीन पे, ये चार्ट आप लोगों ने याद रखना है। दैट्स टू मच इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। देखो बेटा, लाइन की दो कैटेगरीज होती हैं। कौन सी? एक होती है बोल्ड लाइन और एक होती है डॉटेड लाइन। बोल्ड लाइन कौन सी होती है? ये जो लाइन है ना स्ट्रेट जाती हुई, ये इसको आप कहते हैं बोल्ड लाइन। और डॉटेड कैसी होती है? ये वाली, इसे आप कहते हैं क्या? डॉटेड लाइन। ठीक है, लेट सपोज अगर बोल्ड लाइन है और वो आपसे कह रहा है कि अपवर्ड है और फॉरवर्ड चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, कोई चीज़ लाइन से ऊपर की तरफ है, तो आप लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है। और अगर सपोज करें बोल्ड लाइन के अंदर ही वो कह रहा है डाउनवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, तो आप लगाएंगे लेस देन इक्वल टू। लेकिन लेट सपोज वो कह रहा है डॉटेड लाइन है और अपवर्ड या फिर फॉरवर्ड है, तब आप सिर्फ खाली ग्रेटर देन लगाएंगे। और जब वो कहेगा डाउनवर्ड है या बैकवर्ड है, तो भी खाली आप लेस देन लगाएंगे। सही है। तो इस बात को यहीं तक रखें और आज की क्लास का इख्तिताम करें। ये चीज़ आपके हजम करने के लिए काफ़ी है आज की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसको आपने हजम करना है और हजम करने के बाद फिर मैं आप लोगों से कल इसके आगे से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है भाई। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं को तलबगार। जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ को सुना जा रहा है। अबे सैफ, कब आया बेटा? सैफू मेरे लाल, मेरा मुन्ना कब आया? सर आग अभी भी खुली सर। आग आग अभी अभी लगी थी, क्या कह रहे हो? सर अभी भी खुली। अच्छा, अभी अभी खुली है। तो भाई क्वेश्चन दिया हुआ है मई जून 2007 का। इसमें तुमसे कह रहा है पहले पार्ट में कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इन द रेंज ऑफ -3 एंड एक्स till 2, write down the largest value of y। oops सॉरी, मैंने सवाल पूरा नहीं लिखा। इस क्वेश्चन के लिए जो y है आपके पास, उसकी वैल्यू है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 12/5। ठीक है। अब इसमें से आपको क्या करना है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y निकालनी है। y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? हाँ भाई, क्या हो सकती है सबसे बड़ी वैल्यू? बताएं। ये इक्वेशन दी हुई है। हाँ, ये इक्वेशन है ना, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 12/5। अब x की कौन सी वैल्यू पुट करूँ मैं कि सबसे बड़ा आंसर आ जाए? 2 वैल्यू पुट करो। नहीं नहीं, 2 से क्या होगा? 2 का स्क्वायर होगा अच्छा 4, 4 हाँ, 3 से थ्री कितना थ्री बनेगा? माइनस माइनस 3। छोट माइनस माइनस 3 पुट करता हूँ। -3 पुट करूँगा तो उससे ये टर्म भी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 3 का स्क्वायर 9 से 27 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 5। 27 में से 12 जाते हैं, कितने बचते हैं? 15। 15। 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। तो y की सबसे बड़ी वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास? 3 आ रही है। अब वो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y की सबसे छोटी वैल्यू क्या आएगी? 0 लगा दे। 0 इस रेंज में है। आया ना। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 पे स्क्वायर माइनस 12/5। ये सॉल्व होगा तो -12 ऊपर नीचे 5, -12/5 मिल जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें देखो दूसरे क्वेश्चन में पार्ट 1, 9 माइनस k लेस देन 7। इसको ऐसे करेंगे 9 माइनस k लेस देन 7। k की वैल्यू चाहिए आपको, सॉल्व का मतलब तो यही है।
इनइक्वलिटी को ऐसे सॉल्व करना है कि वेरिएबल पॉजिटिव रहे। 9 - 7 लेस देन के, कितना हो गया ये 2 लेस देन के, तो के की वैल्यू हो गई ग्रेटर देन 2। सही है। इसी तरीके से पार्ट 2, 5/2t इज इक्वल टू 1/12। टी चाहिए आपको। 5 × 12 डिवाइडेड बाई 2t इज इक्वल टू 1। तो 5 12 का होता है 60/2 इज इक्वल टू टी रह गया, और टी की वैल्यू कितनी आ गई 30। इसकी नंबर लाइन में क्या मतलब होगा? इसकी नंबर लाइन अगर मैं बनाता हूँ के ग्रेटर देन 2 की, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगी? रिप्रेजेंट करेगी क्या करेगी? के की पॉसिबल वैल्यूज रिप्रेजेंट करेगी। अच्छा, के ग्रेटर देन 2 था ना। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अच्छा, अब देखो के ग्रेटर देन 2 है, तो आपने 2 पे क्या बनाया? सर्कल बना दे, और उस सर्कल में कलर मत कीजिएगा, और उस सर्कल की लाइन को यहाँ से यूज़ करके आगे की तरफ ले आइएगा, शो कर दीजिएगा कि आगे जाना। सही है। ये आपके पास उनके नंबर लाइन। अब इस लाइन को जो है, इसको जो आपने सर्कल किया है, इसको आप शेड नहीं कर सकते। अगर आप इसे शेड कर देंगे तो जैसे दो सर्कल है ना, एक खाली है और एक भरा हुआ है। खाली सर्कल का मतलब है के ग्रेटर देन 2, और भरे हुए का मतलब है के ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ आ रही है मेरी बात? ऐसा भी होता है। हाँ, ऐसा ही होता है। ये क्वेश्चन में मेजर ब्रॉन्ज 7 का है। हाँ भाई, क्या करें इसके अंदर? In the diagram, A is the point 6, 3 and C is the point -8, -4. The equation of AB is y equal to 3 and the equation of CB is y equal to x plus 4। दो लाइंस की इक्वेशन उसने दी हुई है। किस किस की लाइन की दी हुई है? एक तो उसने ए बी की इक्वेशन दी हुई है। ए बी जो होता तुम्हारे पास हो गया y इक्वल टू 3। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है सी से बी की, दैट इज y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। कैसे निकलेंगे बेटा, बताओ जरा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी कैसे निकालोगे? वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन में। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे ना, मतलब वैल्यू पुट कर देंगे। यस यस, सेम। 3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 हो गया, और 3 - 4 इक्वल टू एक्स हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट तो निकल गया, एक्स पे आ रहा है -1 और वाई पे आ रहा है 3। सही है। अब देखो आगे, इसमें लिखा हुआ है इन द डायग्राम। ये वाला पार्ट तो हो गया, पार्ट बी हो गया। अब बारी किसकी है? अब बारी है
दूसरे वाले पार्ट की, पार्ट बी की। द अनशेडेड रीजन आर inside the triangle ABC is defined by the three inequalities। तो उसमें तीन इक्वलिटीज बतानी है आपको ना। उसने कुछ तो आपको, एक तो उसने बता दी, उसने बोला दो और लिख के दिखाया। ठीक है, हम लिख देते हैं। देखो बेटा, बॉर्डर लाइन जो होती है ना, उसकी इनइक्वलिटी बनती है हमेशा। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर बॉर्डर्स कहाँ से कहाँ तक है। एक बॉर्डर है आपके पास, उसकी इक्वेशन आपको चाहिए होगी। पहली इक्वेशन आपको चाहिए होगी ए बी की। दूसरी इक्वेशन आपको चाहिए होगी बी सी की। और तीसरी इक्वेशन आपको चाहिए होगी ए सी की। तो देखो बेटे, ए बी की इक्वेशन तो दी हुई है, y इज इक्वल टू 3। इसको मैं यूज कर लूँगा। ठीक है, ये पूरी लाइन की इक्वेशन है ना ए बी की। इसी तरीके से उसने मुझे इक्वेशन दी है किसकी, बी सी की। तो बी सी की इक्वेशन को भी मैं यूज कर लूँगा मेरे भाई। वो इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। अब रह गई तीसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन निकालने के लिए उसने यकीनन कोई पॉइंट कुछ दिया होगा। तो ए का पॉइंट उसने मुझे कहा था कि 6,3 है, और सी का पॉइंट जो है वो -8,-4 है। तो इससे मैं तीसरी लाइन की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट कितना है तुम्हारे पास, -4 -3। -4 -3 डिवाइडेड बाय -8 -6। -4 -3 -7 हो गया, और 8 और 4 14 हो गया, ये हो गया -14। तो ये 14 माइनस से माइनस भी चला गया, 7 7 हो गया, 7 टू 14। तो m तुम्हारे पास आ गया 1/2। ठीक है, m तो निकल गया। अब m के बाद अगली चीज़ अब तुमको निकालनी है, तो क्या करोगे। देखो भाई, अ, अगली चीज़ निकालने के लिए, बल्कि c निकालने की ज़रूरत है यहाँ पे या नहीं है, ये बताओ मुझे जल्दी से देख के। हाँ ना, बोला है ना, राइट डाउन द टू अदर इनइक्वालिटी। हाँ हाँ, तो c की ज़रूरत है। सी की कैसे जरूरत है, ये जीरो ही है ना, कैसे पता जीरो। क्योंकि लाइन ओरिजिन के थ्रू जा रही है। हाँ, ये की ना मज़ेदार बात। जब लाइन ओरिजिन से पास हो रही होती है तो सी हमेशा जीरो होता है, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इक्वेशन क्या हो गई तुम्हारे पास, y इज इक्वल्स टू 1/2x, और c की जगह जीरो आ गया। सही है। अच्छा, अब सुनो, तुम्हारे पास तीनों साइड्स की इक्वेशन है ना, अब तुम्हें बनानी है इनइक्वलिटी। देखो बेटा, अनशेडेड रीजन की बात कर रहा है वो, किसकी बात कर रहा है, अनशेडेड रीजन की। अब मुझे बताओ कि जो ए बी की लाइन है, अनशेडेड रीजन उससे नीचे है या ऊपर है। उससे जो नीचे। ए बी के नीचे है ना, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, नीचे के लिए मैंने कल क्या बताया था जब क्लास की थी, y इज लेस देन। लेस देन 3। अच्छा, अब तुम लोग बोल रहे हो कि सर लाइन तो बोल्ड है, आप लेस देन इक्वल टू क्यों नहीं लगा रहे। तो देखो, उसने सवाल के अंदर इनइक्वलिटी डिफाइन करके दे दी थी मुझे। उसने कहा था कि भाई मैं लेस देन इक्वल टू नहीं लगा रहा, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू लगा होता है। उसने कहा मैं सिर्फ लेस देन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो लेस देन से अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, अगर वो लाइंस को भी इंक्लूड कर लेता तो फिर लेस देन इक्वल टू लगता। अभी सिर्फ लाइन से नीचे के हिस्से की बात है। अच्छा, दूसरा देखो, बी से सी। बी से सी की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। इस शेडेड एरिया जो है उस लाइन से ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ऊपर ही जा रहा है। और अनशेडेड, अनशेडेड नीचे जा रहा है। हाँ, तो नीचे के लिए क्या लगाओगे तुम दोबारा, लेस देन एक्स प्लस 4। ठीक है। अच्छा, अब रही तीसरी इक्वेशन, रही सही। उसमें क्या लगा था, इक्वेशन ऑफ एसी जो निकली थी वो निकली थी मेरे को 1/y इक्वल टू 1/2x। अब अनशेडेड पोर्शन इस वाली लाइन से ऊपर है या नीचे है। नीचे का कोऑर्डिनेट भी टच कर रहा है, ऊपर का कोऑर्डिनेट भी टच कर रहा है। नहीं नहीं, अनशेडेड पोर्शन, सिर्फ अनशेडेड देख के बताओ, इस लाइन से ऊपर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है नीचे की तरफ। ऊपर। ऊपर ना, तो क्या लिखना चाहिए मुझे,
y is greater than हम्म, ठीक है भाई। चलो, इसका पहला पार्ट तो तुम लोग कर लोगे, 22 का पार्ट ए और पार्ट बी। जरा जल्दी से करके बताओ मुझे, ये तुम लोगों ने किया हुआ है। हुआ। हाँ, क्या हुआ? उसका ग्रेडियंट 1/2 आ रहा है। और पार्ट बी? कर रहा।
क्या हो गया? पार्ट ए पार्ट भी नहीं हुआ अभी तक? इसका बोलो। ग्रेडियंट तो वही है इस इक्वेशन का, बस इंटरसेप्ट चेंज है, इंटरसेप्ट 5 है। हाँ, इंटरसेप्ट 5 है। तो ग्रेडियंट तुम्हारा कितना आया था? 1/2 आ रहा था। पार्ट ए का आंसर में -1/2 आएगा। -1/2 आ रहा है। और पार्ट बी में तुम्हें जब इक्वेशन बनानी है तो y इज इक्वल टू -12x + 5 है। पार्ट सी देखो। पार्ट सी में कह रहा है द डायग्राम इन द आंसर स्पेस शोज द लाइन L एंड द लाइन y इक्वल टू 2x + 1 ऑन दिस डायग्राम। दो लाइन उसने शो करके दे दी। उसने बोला भाई ड्रॉ द लाइन y इक्वल टू -2। y इक्वल टू -2 की लाइन को आपको ड्रॉ करना है। तो y इक्वल टू -2 की लाइन कहाँ होगी भाइयों? -2 पे कट करती हुई चली जाएगी, ये वाली। यही होनी चाहिए ना -2 की लाइन। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं सर, आप गलत कह दे तो फिर क्या होता फिर दुनिया का। अच्छा, दुनिया का क्या होता है? अब देखो इधर, वो यहाँ कह रहा है शेड एंड लेवल द रीजन आर डिफाइंड बाय द 3 इनइक्वलिटीज। उस हिस्से को शेड करें जो इन 3 इक्वलिटीज से डिफाइन हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन तो उसने लिखी y इक्वल टू 2x + 1 है। एक लाइन की तुम्हें पता है y इज इक्वल टू -2 थी। एक लाइन की और थी जब जो तीसरी बच गई, उसकी इक्वेशन क्या है? x प्लस का 2y इज इक्वल टू 1। अब उसने कहा कि ऐसी जगह को शेड करें जो इन तीनों इनइक्वलिटी से आइडेंटिफाई हो रही हो। तो मिसाल के तौर पे y इक्वल टू -2 की लाइन जो है इससे ऊपर वाला हिस्सा था। ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी, ये वाली, इससे नीचे वाला हिस्सा था। और इससे भी कौन सा वाला हिस्सा हो सकता है? तो ये ट्रायंगल बना रहा है वही शेडेड कर दें। नहीं, वो है ही नहीं। ये वाला हिस्सा शेड है। ये पूरा हिस्सा जो है आपके पास शेड हुआ हुआ है। अब आप ज़रा चारों साइडें देखें इसकी। इसकी कौन कौन सी साइड आपको नज़र आ रही है? देखिए, कुछ बात समझ में आई? ये वाली बात नहीं समझ में आई। तीसरी नहीं वाली आई? इनक्वालिटी, तीसरी वाली इनक्वालिटी। तीसरी वाली मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारी बात साहब। ये जो तीसरी वाली इनक्वालिटी है ना, y इज ग्रेटर देन 2x + 1, ये नहीं समझ हाँ, में आई। अच्छा बताओ भाई, ये वाला हिस्सा होगा। अच्छा, आप सुनो ज़रा, साहब की बात का जवाब भी दे दें। देखो बेटा, शुरू से बता देता हूँ। ये तुम्हारे पास जो उसने 3 चीज़ें बताई थी, उसके हिसाब से मामला क्या था? अब जैसे तुमने बोला था सर, आप जो है ना वो वाला हिस्सा लिख दें, ट्रायंगल वाला हिस्सा शेड कर दें। तो ट्रायंगल में काम हो ही नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि देखो, अगर ट्रायंगल की बात करूँगा तो इस लाइन से ग्रेटर होना चाहिए y इक्वल टू 2 से, x प्लस 2y से लेसर होना चाहिए। ठीक है, वो तो लेसर था। लेकिन मसला ये था कि ये वाली जो लाइन थी इससे ऊपर होना चाहिए था। अबे गलत कर दिया अभी भी शेड। अभी भी शेड गलत कर दिया। देखो ज़रा, कौन सा हिस्सा है? अभी भी शेड गलत कर दिया। जल्दबाजी में ना तो इंसान बंड मार देगा। भाई, इस लाइन से नीचे वाला हिस्सा, इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा, इस लाइन का ऊपर तो यहाँ भी है ना, ये वाला हिस्सा होगा। अब देखो, अब चेक करो बेटा।
यस एवरीवन, देखो सारी साइडें बराबर हो रही हैं, सारी इनइक्वालिटीज बराबर हो रही हैं। अबे देख लो गधों। तो -1 लिखा हुआ है इनइक्वालिटी में, -1 कहाँ है यहाँ पे? -1 का अबे ये रही ना इक्वेशन, माइनस, मैंने गलती से +1 लिख दी, -1 ही है वो। अच्छा है माइनस, सही सही, तो सही। सही है भाई। तो एक भंडारी काम जो हमने किया था उसको हमने माशाल्लाह से सही कर लिया। तो अब हमारे पास जो रीजन है वो ये वाला रीजन है, और इसमें हमें क्या लिखना था, इसमें हमको लिखना था, हमको मालूम है इश्क मासूम है, जिंदगी, सही, ये हो गया आर, ये हमने लिख दिया इसके अंदर, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब वापस चलते हैं अपने मैदान पे, और बस आज के लिए इतना रखते हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात करते हैं इसी जोश वलवले के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप मेरे अल्लाह हाफिज़। सही है भैया। सो फास्ट सर। एक सेकेंड। खदीजा, अच्छा, अतका, अरहान, बेटा मोहम्मद अतका, जैन इलियास और अरहान, ये एक हफ्ते का टाइम मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, और जो आयशा नदीम गायब है उसको भी कह देना कि सर ने बोला मैं एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, ये इस एक हफ्ते के अंदर इंसान के बच्चे बन जाओ और वक्त पे आना शुरू कर दो, वरना मैं तुम लोगों की आईडी जो है ना महीने भर के लिए ब्लॉक करवा दूँ। फिर करते रहना, फिर महीने भर तक तुम लोग आराम करना और सारी क्लासेस भी मिस करना। ये मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ बस। अब तुम लोग लेट नहीं आओ क्लास के अंदर। बीडीसी। बीबीसी, ओ माय गॉड, इसको भी जॉब मिल नहीं जाएगी नहीं भाई। नहीं नहीं भाई नहीं। फिर बीडीसी। बीडीसी आया था, अच्छा, क्या वो परेशान नहीं, क्या बात है? नहीं नींद आ रही से परेशान नहीं हूँ। परेशान नहीं हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हो? अल्लाह की देन, अल्लाह की मर्जी से। ओ माय गॉड, अल्लाह की मर्जी, ये तो भाई फुल सूफी बनी हुई है। अच्छा, इधर देखो, टी की वैल्यू निकालते हैं, और टी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले वेरिएबल कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट इधर जाएगा, वेरिएबल वाली टर्म उधर जाएगी। 8 में 14 माइनस करूँगा कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी से बताइएगा मेरा बेटा, जल्दी से बेटा, जल्दी से। 10 माइनस पढ़ेंगे कितना होता है बेटा? 6 6 -6 हो गया, ये हो गया 4, और -6/4 हो जाएगा, ग्रेटर देन टी हो जाएगा, और मेरे ख्याल से की वैल्यू आने वाली है टी इज लेस देन -3/2। द डायग्राम बिलो शोज द लाइन 2y = 4 - 3x। अच्छा, इसमें आपको आंसर करना है, ए और बी दिया हुआ है आपके पास। अच्छा, ऑन दिस डायग्राम ड्रॉ द लाइन y = 1/2x - 2। लाइन y = 1/2x - 2 ड्रॉ करनी है आपको। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे ड्रॉ होगी। Did anyone write something? -2 + 4 per line। ये कौन है भाई छोड़ा? अरहान। अबे तू जवाब नहीं दे रहा पूछ था, रहा हूँ, हैं? तू पूछ रहा जवाब हूँ। नहीं दे रहा था, बात सुन मेरी, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा था हमें? किसमें? हैं? हम तुझसे सवाल पूछ रहे थे, तू हमें जवाब नहीं दे रहा था, हैं बदतमीज। कब? चलो खैर, बहरहाल अभी बता दें, तुम्हारा ग्रेड पूछ रहे थे हम, तुम जवाब नहीं दे रहे थे हमें। अच्छा, वाई इक्वल 2 टू वन ए और अपॉइंट 1 बी आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मिठाई नहीं आई मेरे पास। y = 1/2x - 2। बेचता हूँ, इसे ही बेचता हूँ। यहाँ से नहीं चाहिए मुझे। y = mx + c। ठीक है, देखो बेटा, c जो है तुम्हारे पास वो कितना हो गया, c हो गया तुम्हारे पास -2, और m कितना हो गया 1/2, और m कैसे पता करते? राइज अपॉन रन। ईमान, तुम सोचो मत, ये मत सोचो कि तुम बच गई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी से क्या आया। -2 राइज अपॉन रन का मतलब क्या है कि 1 यूनिट राइज हुआ है और 2 यूनिट रन हुए हैं।
पहले 2 यूनिट रन करा देते हैं इसको। यहाँ से 2 यूनिट रन का मतलब हो गया 2 पे आ जाएगा, और राइस का मतलब हो गया यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉइंट ये मिल गया, एक और पॉइंट निकाल लो। 2 यूनिट रन और 1 यूनिट राइस, एक पॉइंट और मिल गया भाई। चलो अब खींच दो लाइन। अब कैसे खींचोगे, कैसे? ऐसे खींचोगे, ऐसे। अच्छा, उसके बाद पार्ट बी देखो ज़रा। पार्ट बी किस तरीके से होगा? पार्ट बी में लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2y लेस देन इक्वल टू 4 माइनस का 3x, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2x माइनस 2। अच्छा, ये वाला काम तो हुआ है, ठीक है। बाकी बचा x ग्रेटर देन 0 का, x यानी कि x इक्वल टू 0, उसकी लाइन भी बनी हुई है। ये x इक्वल टू 0 की लाइन हो गई। ये वाली लाइन तुमने बना ली। y इज, अच्छा इसमें r डिफाइन करना है। ओ माई गॉड y इक्वल्स टू 1/2x माइनस 2, इसी लाइन ये बनी हुई है। हाँ भाई, r क्या होना चाहिए? आप लोग मुझे सजेस्ट करें, मैं तो नहीं जानता, मैं तो हूँ बिल्कुल अनाड़ी खिलाड़ी। ईमान इमरान, तू इज्जत से बताएगी बेटा, दिल्लत से बताएगी। एक ही बच्ची बची क्लास में, उसूल ड्रामे ही कर। शाबाश, जल्दी से बता दे। चल प्राइवेट में मैसेज कर दे। अरे बता बता। सर मेरे 2 1 भी आया 2 A 1 B आया है। जी अच्छा, सर। ज़बरदस्त। तो तुम्हारा भी वैसे अरहान के जैसा सेम ग्रेड आया है ना? जी। सही सही सही, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे मिठाई भेज देना तुम भी इज्जत से, ठीक है। अच्छा, अब देखो इधर, यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है? हाँ बेटा, मैं पूछ रहा था, ये जो रीजन है जो हमें डिफाइन करना है, उस डिफाइंड रीजन की बात कर लें ज़रा। इस लाइन से आगे की तरफ जाना है मुझे, यानी कि इससे फॉरवर्ड की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये लाइन इस तरह से है। और इस लाइन से मुझे जाना होगा डाउनवर्ड की तरफ, और इस लाइन से मुझे जाना होगा अपवर्ड की तरफ। तो फॉरवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड, सही है। तो इस लाइन से फॉरवर्ड इधर होगा, इस लाइन से अपवर्ड ऊपर होगा, और ये डाउनवर्ड। नज़र आ रहा है ना रीजन कौन सा है? किनारे तो पता चल रहे हैं ना कौन से हैं? पता चल रहे हैं? क्या क्या वापस पूछे? मैं पूछ रहा हूँ, किनारे पता चल रहे हैं कौन कौन से हैं? बॉर्डर। यस यस, वेरी ये मच। रेड, वेरी मच, थैंक यू थैंक यू। तू तो प्रैक्टिस कर रहा है ना अच्छा इंग्लिश की, सही है सही नॉट इंग्लिश, मैथ्स, इंग्लिश वेरी गुड। है। नहीं नहीं, तू इंग्लिश की प्रैक्टिस कर ले सही से बेटा। जाके देख रफट में। हाँ, इंग्लिश की प्रैक्टिस। तुम एक काम करो, बुलेट्स वगैरह में एडमिशन ले लो। गो वॉच इन records who is the real father in English. भाई बहुत खांसी हो रही है यार, कोई दवाई बताओ। डन भाई डन। इसके बाद वेक्टर शुरू करूंगा मैं। वो मैंने सुना है बहुत फाड़ू है। इतना आसान है ना, हंस हंस के पेट में दर्द हो जाएगा तुम्हारा। जिसने बोला है ना तुमको ये। फाड़ू 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 बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ, जिसने तुमको ये बोला है ना, वो निहायत ही कोई फेलियर होगा। अक्टूबर नवंबर 2009।
देखो बेटा, द डायग्राम बिलो शोज द ट्रायंगल एल एम का एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर। इसमें कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन एल एन आर दिस एंड दिस, यानी कि एल एन की आपको इक्वेशन दोनों से प्रोवाइड करती। सॉल्व द इक्वेशन साइमल्टेनियसली हेंस राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। निकाल सकते हैं, ये तो निकल जाएंगे ना, हैं भाइयों, क्या नहीं निकलेंगे? निकल जाएगा। निकल जाएगा। तो मैं छोड़ दूं क्या पार्टी? नहीं, मैं छोड़ूंगा तो फिर कभी होगा ही नहीं, फिर वो मैं करवा ही देता हूँ। ठीक है, कैलकुलेटर में डालता है इतनी जल्दी जल्दी? कौन, मैं? किसने लिखा ये? अरे भाई कॉपी करता हूँ, एलिमिनेशन आसान होता है ना, छोटा मेथड है। सर ये चौड़े हैं, ये असल में हैं चौड़े। वेरी वाइड। क्या आया था रहन? 11/2 यही था ना? हाँ यही है। सही, चैट में आके देखना पड़ता है फिर से पीछे ना। अच्छा, दूसरा क्या था? एम। एम में क्या कह रहा है? वो कह रहा है एम इज -3, -2 एंड एम एन एन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या बात है, क्या बात है, क्या कह दिया शायर ने। द शेडेड रीजन आर इनसाइड द ट्राइंगल एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द 3 इनइक्वालिटीज। ओके, वन ऑफ दीज इज दिस, राइट डाउन द अदर 2। हाँ भाई, क्या कहने, शायर क्या कहता है? काली काली जुल्फों पे बंदे ना डालो। ये देखो, -3 -2 का ये वाला कोऑर्डिनेट है। इस लाइन की इक्वेशन बना दो, एक्स इक्वल टू, सॉरी बेटा, इस लाइन की इक्वेशन बता दो मुझे। एम एन की जो लाइन है इसकी इक्वेशन बता दो। y is equals to x plus minus x अबे minus। ओ 8 आने के दो, क्या कर रहा है? कौन सी लाइन की इक्वेशन? एम से एन तक की लाइन की इक्वेशन बता। वही तो बता रहा हूँ। हाँ, y इक्वल टू, y is equals to x minus c -3। अभी पिटेगा ठहर के, y इक्वल टू -3 होगी। -2 हाँ -2, सॉरी, y इक्वल टू -2 होगी। x कहाँ से आएगा इसमें? पहले आएगा ना, x -2 होगा। क्यों होगा? अबे ग्रेडियंट जीरो होता है ना जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, चमन अच्छा सिंगे। हाँ, मल्टीप्लाई हो गया x से। सही से। क्या बंडे मार रहा है बेटा? क्या बेटा, क्या? हाँ क्या? अच्छा देखो, लाइन की इक्वेशन तो आ गई, y इक्वल टू -2। उसने कहा है कि इनइक्वलिटी बता दो। अभी बता देते हैं, अभी बता ही देते हैं। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन थी? एल एन की। देखो बेटा, यहाँ पे उसने लेस देन का इस्तेमाल किया, तो आप भी लेस देन का इस्तेमाल ही करेंगे, भले लाइन बोल्ड हो, लेकिन आपको जो उसने कह दिया तो आपने भी वही सुन लिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऊपर वाली लाइन की तो उसने लिख दी एल एन की। अब देखो, अब तुम्हें लिखनी है एल एम की। एल एम की इनइक्वलिटी बताओ क्या होनी चाहिए? एल एम की लाइन थी x प्लस का 4y और यहाँ 24 था, क्या होना चाहिए? भाई बता दो क्या होना चाहिए, कौन सा साइन आएगा? सैफ क्या कर रहा है, खेल कर रहा है मेरे साथ? इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा क्या? एलियन का उल्टा ना। नहीं नहीं, मैंने पूछा है कि शेडेड रीजन जो हुआ है वो तो लाइन से नीचे की तरफ है, उसको डिफाइन करने के लिए कौन सा साइन आएगा भाई? x + 4y is equals to sorry less than 24। हाँ, << 24। इतनी देर लगा दी सोचने में क्या? और ये y -2 ये के लिए पता बताओ। कैसे चलता है, जरा समझाओ। लो भैया, गई भैंस पानी में। बेटा ये देखो जरा इधर, उस दिन जो है, क्या कहते हैं, ये डैडी पढ़ा रहे थे, देखो ये देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विटीज। ऊपर वाला एरिया, नीचे वाला एरिया, आगे वाला एरिया, पीछे वाला एरिया। क्या समझे? सही है। ये लेक्चर याद है, भूल गया है? नहीं, देखना पड़ेगा, शुरू में अबे आया नहीं था। यार, ऐसे करोगे तो कौन आएगा बेटा? हाँ भाई, y -2। अबे यार, ये 1 मिनट, बस 1 मिनट रुक जाओ, कोई जवाब नहीं देगा। आयशा जवाब दो, चलो। ये लड़कियां खामोशी बैठी रहती क्लास के अंदर। चलो जवाब दो आयशा, क्या होगा, कौन सी साइन आएगी?
सर वकास कैसे हैं आप? सर 2 मिनट देंगे? चले गए सर वकास आगे। हाँ आयशा, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी। आयशा जवाब दे रही, रिमूव करूं? आईडी ब्लॉक कर दूंगा मैं। आयशा ईमान जल्दी जल्दी जवाब दो बेटा, बताओ कौन सी साइन आएगी तुम दोनों को? लड़के ही बताते रहते हैं इस क्लास के अंदर, तुम दोनों क्या क्या भुट्टे बनने आई हुई हो? क्या जवाब आया है? ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन की आई है, सही है ठीक है। जाओ बख्शा, सही जवाब पे बख्श देते हैं हम। वाई इज ग्रेटर देन -2। ठीक है भाई, डन हो गया। आज के लिए इतना रखो, बस काफ़ी है। सर वकास भी आगे चलेगा, वो झांक के चलेगा क्लास के अंदर। सर आ गए। और किसने ज्वाइन किया? चलो बस ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। सही है बेटा, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा। द 3 lines, 3x = 7, 2y = 5 on 4x + 4y = 35। ठीक है, इंटरसेक्ट द ट्राइंगल ए बी सी है शोन इन द डायग्राम। ठीक है, एक ट्राइंगल ए बी सी को इंटरसेक्ट करते हुए डायग्राम बना रहा है। वो कह रहा है द रीजन इनसाइड द ट्राइंगल ए बी सी is defined by 3 inequalities. One of these is 2y is greater than 5। एक inequality उसने जो तुम्हें दी है वो क्या है? 2y is greater than 5। ठीक है, अच्छा y, अगर मैं इस इक्वेशन की तरफ जाऊं जो पार्टी में उसने मुझे लिख के दी है, तो उसका मतलब ये होगा कि बेटा ये जो 2y greater than 5 है, इट कुड बी y is equals to 5/2। इस तरह की लाइन बन रही होगी। तो ऐसी लाइन हमेशा y एक्सिस को कट कर रही होती है। तो ये रही इसकी इक्वेशन, y is equals to 5/2। अब बाकी बची ये वाली लाइन जो यहाँ से गुजर रही है। इस लाइन की इक्वेशन कौन सी होगी? ये वाली, क्योंकि x की लाइन होगी। इट बिकम 3x = 7। ये वाली लाइन भी मिल गई तो मैं 2y = या 5 y = 5/2, दोनों y की मतलब है। और ये वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो कौन सी है? ये रही 4x + 4y = 35। ठीक है, तीनों लाइनें मिल गई तुम्हें। अब उसने कहा है कि तुम्हें इनइक्वलिटी निकालनी है। तो इनइक्वलिटी तुम कैसे निकालोगे? 2y > 5, इस लाइन से ऊपर वाला हिस्सा ग्रेटर देन 5 हो गया। दूसरा क्या है तुम्हारे पास? 3x = 7 है ना, तो 3x = 7 के मतलब इनसाइड द ट्राइंगल देखना है। तो इसकी इनइक्वलिटी बननी चाहिए 3x is greater than 7। ठीक है, और जो तीसरा वाला है, तीसरी जो लाइन है ट्राइंगल, उस लाइन से नीचे की तरफ है, तो उसकी इनइक्वलिटी बननी चाहिए 4x प्लस का 4y < 35। ठीक है, ये तो तुम्हारे पास हो गया। एक इसका पार्ट भी देखो। पार्ट बी में वो क्या कह रहा है? पार्ट में कह रहा है फाइंड द पॉइंट विद द इंटीजर कोऑर्डिनेट दैट लाई इनसाइड द ट्राइंगल। बेटा इनसाइड द ट्राइंगल का पॉइंट चाहिए, तो लाइन के ऊपर नहीं चाहिए तुम्हें, लाइन के अंदर अंदर चाहिए हो। तो इसमें कौन सा पॉइंट तुम्हें इनसाइड द ट्राइंगल इंटीजर वैल्यू में नज़र आ रहा है? जो तुम कह रहे हो कि सर हो सकता है, पॉसिबली इंटीजर वैल्यूज हो सकती है, और वो बी से क्लोज भी होना चाहिए। एक यहाँ क्या 6 बी से क्लोज होना चाहिए बेटा। देखो कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो एक तो ये कोऑर्डिनेट हो सकता है ना तुम्हारे पास 3,3, ये बी से क्लोज नहीं है। दूसरा कौन सा हो सकता है? इसी के बिल्कुल एक्यूरेट सामने 4,3, और उसके अलावा क्लोजेस्ट टू बी ये 5 हो सकता है मेरे ख्याल से। 5,3, ये 4,3। सही है, ये सारे पॉइंट क्लोजेस्ट टू बी हैं, और ये इंटीजर्स भी हैं। बल्कि 5 वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल से लाइन की तरफ ज़्यादा करीब हो जाएगा। ये तो कुछ यहाँ पर आना चाहिए। अबे यार,
यहाँ पे कहीं आ रहा होगा 5, बिल्कुल मिडिल में, 4 और 6 के मिडिल में, और वहाँ से 4। तो आपके पास जो क्लोजिंग पॉइंट है वो आपके पास आ रहा है 5,3, जो बी से क्लोज भी होगा और इंटीजर में भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखो जरा। ये वाला क्वेश्चन में जून 2010 का, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है द शेडेड रीजन आर कंटेन्ड इनसाइड द डॉटेड बाउंड्री लाइन इज डिफाइंड बाय द थ्री इनइक्वालिटीज। ठीक है, मान लिया। अब कहता है कि वन ऑफ द इनइक्वालिटीज x इज इक्वल टू 2, मतलब कि अगर इसकी लाइन बनाऊं तो मैं x इक्वल टू 2 बनेगी। ठीक है, तो पार्ट ए है ना, ये करते हैं इसको। पहली लाइन तो मेरे पास x इक्वल टू 2 की ये बनी हुई, x इज इक्वल टू 2। दूसरी लाइन कौन सी होगी? y इज इक्वल टू 12। और ये जो तीसरी लाइन बनी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन मुझे चाहिए होगी, तो मैं निकाल लेता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। तो c क्या है इसमें? c तो 0 हो गया क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है। m निकालने के लिए मैं ओरिजिन से काउंट कर लेता हूँ पॉइंट। राइज कितना हुआ है? 2 यूनिट। रन कितना हुआ है? 1 यूनिट। इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ग्रेडियंट इसका 2/1 आएगा। ठीक है ना? क्यों? m का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। तो ये तुम्हारे पास राइज होता है, और यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे पास क्या होता है? रन। तो राइज अपॉन रन का मतलब हुआ राइज ऊपर तुम्हारे पास 2 हुआ है और रन 1 यूनिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारे पास पार्ट बी। ओप्स, सॉरी, उसने इनइक्वालिटीज मांगी थी, मैंने पूरा नहीं बताया। अच्छा, अब देखो भाई, y इज इक्वल टू 12 एक लाइन है, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 2x। अच्छा, अब बताओ मुझे कि यहाँ पे इक्वल टू की जगह y इक्वल टू 12 में इक्वल टू की जगह कौन सी साइन आनी चाहिए? y लेस देन 12। y लेस देन 12। और दूसरे वाले में x x ग्रेट नहीं, x भी लेस देन 2, नहीं ग्रेटर ग्रेटर। y इज लेस देन 2x ना। हाँ हाँ हाँ। ये हो गई दो इनइक्वलिटीज। ठीक है, उसके बाद देखो जरा पार्ट बी में क्या कह रहा है। बी के पार्ट 1 में वो ये कह रहा है, बी में कह रहा है कि द पॉइंट सी डी आर वेयर द इंटीजर्स लाई शुड। ठीक है, इंटीजर्स निकालने हैं आपको, और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। चले अब इंटीजर्स बताइए, इंटीजर्स से मैक्सिमम मिनिमम बताने का तरीकेकार क्या होगा देखें ना। सी डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पहले तो आप, कौन कौन से कोऑर्डिनेट इंटीजर वैल्यू पे हो सकते हैं। लाइन के ऊपर वाला कोऑर्डिनेट काउंट नहीं होगा, 3 कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। कौन कौन से जो नज़र आ रहे हैं हमें लाइन के ऊपर है, बाकी तो सारे। एक ये हो सकता है इंटीजर, एक ये इंटीजर हो सकता है, एक ये इंटीजर हो सकता है, बाकी डेसिमल्स होंगे। तो कौन कौन सा कोऑर्डिनेट निकल रहा है? 3,8, 3,10, 4,10। तो x पे तुम्हारे पास 3 या फिर 4 होगा। ठीक है, x के ऊपर जो जो वैल्यूज आ सकती हैं 3 होगा या 4 होगा, और y के ऊपर जो जो वैल्यूज आ सकती हैं वो 8 और 10 है। उससे पूछा क्या? उसने बोला मैक्सिमम, यानी कि पार्ट 1 में वही कह रहा है कि भाई मैक्स ऑफ सी प्लस डी का मैक्सिमम आंसर क्या हो सकता है? तो x का कोऑर्डिनेट तो c को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला जो दूसरा वाला है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? d को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन है c, और इसकी रिप्रेजेंटेशन है d।
सी प्लस डी। सी का कोऑर्डिनेट क्या है और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? बताओ भाई मैक्सिमम क्या हो सकता है? इसका आंसर सी प्लस डी करना है। मैक्सिमम मतलब क्या? सी प्लस डी अगर मैं करूंगा तो उसमें मैक्सिमम आंसर क्या आ सकता है? सी प्लस डी कौन कौन सी वैल्यूज करके करूँ कि मैक्सिमम आंसर है? एक्स वाली सी है और वाई वाली डी में। भाई 8 और 3 करोगे तो बड़ा, 8 और 3 करोगे कुछ आंसर आएगा। इसी तरीके से 10 और 3 करोगे तो भी कुछ आंसर आएगा। 8 और 4 करोगे और 10 और 4 करोगे, इनमें सबसे बड़ा आंसर कब आ सकता है ये बताओ, इन सारे आंसर्स में से। 10+4। यही तो है मैक्सिमम। परेशान क्यों हो रहे हो? 10+4। इसी तरीके से वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ डी व्हेन गिवन दैट डी इक्वल टू 3c। आपको डी की वैल्यू निकालनी है जब ये आपके पास कितना दिया हुआ है, डी इक्वल टू 3c। पार्ट 2 देखो बेटा, ए सी प्लस डी तुम्हारे पास 14 के बराबर हो गया। ये तो तुमने एक इक्वेशन बना ली इक्वल टू 14। उसे तुमसे किसकी वैल्यू मांगे? डी की वैल्यू मांगे। और डी है कितना खुद? डी बराबर है 3c के। तो एक काम करो, सी की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो। सी की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगी? 14 माइनस डी। उसको उठा के यहाँ डाल दो, क्या हो जाएगा ये? डी इज इक्वल्स टू 3c की जगह आएगा 14 माइनस डी। डी इज इक्वल्स टू 3 4 12, 3 4 42 माइनस का 3d। ये हो गया 4d इज इक्वल्स टू 42। d इज इक्वल्स टू 42/4 एंड d इज इक्वल्स टू 21/2। 21/2 और 10 होल 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका काम तमाम।